दोस्तों आज 7 फरवरी है और आज की पहली खबर यह है कि टर्की और सीरिया में जो एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया, इसमें 2600 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये एक बहुत ही दुखद खबर है। वैसे कल मैंने इस हादसे को लेकर एक वीडियो भी बनाया था। आई एम श्योर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। इसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर ये भूकंप आया और जो लोकेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की है। तो एज यू कैन सी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं, ख़ास करके जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पर गिर गई। एक बहुत बड़ा भूकंप आया और दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो टर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और भारत जो है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में मदद जो है वो इन देशों को भेजने वाला है। सो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टुडे इज़ लेट्स प्रे फॉर द पीपल ऑफ टर्की एंड सीरिया। इंडिया एनर्जी वीक 2023 इसको इनोग्यूरेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, और ये बेंगलुरु में इनोग्यूरेट किया गया। इस मौके पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताई हैं, और ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, इनको समझना है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप मेंस एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आएंगे। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा आंसर आपका फैक्ट से ही भरा हो, राइट, कि आप एक के बाद एक फैक्ट लिखते जाएं, लेकिन जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आप फैक्ट देकर आपका जो पॉइंट है उसको थोड़ा और हैवी बना सकते हैं, उसमें और ज़्यादा वेट ऐड कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस मौके पर यह बताया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये कहा है कि आप आइए और भारत में जो एनर्जी सेक्टर है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन की बात अगर करें तो भारत जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस कि भारत जो है वो ग्रीन एनर्जी को बहुत ही हैविली प्रमोट कर रहा है और ख़ुद भी ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है और मिशन मोड पर यह कोशिश की जा रही है कि 2030 तक जो नेचुरल गैस है इसका कंजम्पशन, इंडिया की जो एनर्जी मिक्स है, एनर्जी मिक्स का मतलब क्या होता है? एनर्जी मिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी अलग अलग फ्यूल के सोर्सेस हैं, राइट, कोयला, फिर सोलार, विंड एक्सेट्रा, तो ये जो एनर्जी मिक्स है तो उसमें, और जो इसमें अलग अलग फ्यूल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, राइट, कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन आ गया, नेचुरल गैस आ गया, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। तो जो टोटल एनर्जी मिक्स है तो उसमें नेचुरल गैस का कंजम्पशन बढ़े, इसको मिशन मोड पर सरकार फॉलो कर रही है। क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो दुनिया में 4th रैंक पर हैं हम। भारत के पास 4th लार्जेस्ट क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है, और आज हमारे देश में जो गैस की पाइपलाइन है ये 22,000 किलोमीटर की है। आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर इसको इंक्रीज करके 35,000 किलोमीटर किया जाएगा। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग तो हम कर ही रहे हैं। बजट के टाइम पर इस चीज़ को अनाउंस किया था और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात हुई थी कि हम 10% जितना इथेनॉल जो है उसको फ्यूल के साथ, पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब भारत 20% इथेनॉल को मिक्स करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में भी भारत जो है वो एक लीड लेने वाला है। भारत ने अभी कुछ समय पहले ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया है। इसी के साथ जो इंडियन ऑयल कंपनी है उसने अपना इंडोर सोलार कुकिंग सिस्टम क्रिएट किया है, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। तो ये एक ट्विन कुकटॉप मॉडल है और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया और कहा कि ये ग्रीन एंड क्लीन कुकिंग जो है इंडिया में, उसको एक नया डायमेंशन देगा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है मोबाइल फ़ोन्स का, और जिस प्रकार से भारत की तरक्की हुई है, बहुत सारे लोगों को गरीबी की चपेट में से भारत ने बाहर निकालकर मिडिल क्लास में उनको प्लेस किया है। फिर ये वाला टॉपिक जो है इस पर तो हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली थी। मैं क्विक रिवीजन आपको करवा दूँ। तुमाकुरु जो ऑफकोर्स कर्नाटका में है, तो वहाँ पर एक HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, तो उनकी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री
में गए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2016 में इसका शिलान्यास किया था, और आज देखिए कि ये एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन चुकी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको यहाँ पर बनाया जाएगा। हेलीकॉप्टर्स को रिपेयर करना है। इट्स गोइंग टू बी वन स्टॉप डेस्टिनेशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके हेलीकॉप्टर के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और ये जो फैक्ट्री है, ये फ्यूचर में जो सिविल LUH हैं, जो सिविलियन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये फैक्ट्री जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई है। और फिर ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो इसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो ये तुमाकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है, तो ये यहाँ पर है। और ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, तो इसके फेज का एक पार्ट है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये तीसरा ऐसा दिन है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ट्रांजैक्ट नहीं कर पाया। ये जो अदानी ग्रुप का इश्यू चल रहा है, तो इसको लेकर ऑपोजिशन ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और फिर फाइनली हाउस जो है ये जो दोनों हाउसेस जो हैं राज्यसभा, अभी बजट सेशन चल रहा है, इज़न्ट इट, तो दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा जो हैं उनको एडजर्न करना पड़ा। ऑपोजिशन पार्टी वाले कुछ लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ये पूरी चीज़ अदानी ग्रुप जो है, तो इसकी मैटर को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले सौंपा जाए। और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, लोकसभा के स्पीकर ने भी ये मेंबर्स को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, मीन्स इन द सेंस कि आप आवाज़ मत कीजिए, चिल्लाइए मत, ये वो एक्सेट्रा, आप शांति से बैठिए, आपके सारे जवाब जो हैं आपको वक्त दिया जाएगा, आप अपने प्रश्न उठाइएगा, सरकार जवाब देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिसरप्शन जो है वो चलता रहा, और फाइनली जो है वो हाउस को एडजर्न करना पड़ा। एक SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उनके ये SCO के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट्स के जो हेड्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई। तो बेसिकली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसमें पार्ट लिया। कैग ने, हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, और इस मौके पर उन्होंने ये बताया है कि ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑडिटिंग जो है उसको साइबर सिक्योरिटी से बचाने के लिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और ये भी बताया कि गवर्नमेंट जो है उनको प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि हम साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ये 6th ऐसी मीटिंग हुई हेड्स ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, ये लखनऊ में हुई थी मीटिंग। और इस मौके पर हमारे कैग जो है उन्होंने ये भी बताया कि कैग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है ऑडिट प्रोसेस में। और ये जो 6th मीटिंग है इसकी थीम है इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। तो ये एक थीम जो है इसको याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका जन्म USA में हुआ, लेकिन वो बेंगलुरु में रहते हैं। रिकी केज इनका नाम है, और ये 3rd ग्रैमी अवार्ड जो है उन्होंने जीता, 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। और ये उनका 3rd है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, इज़ द ओनली इंडियन टू विन 3 ग्रैमी अवार्ड्स। और 2022 में जो उनका डिवाइन टाइड्स है, तो उसका बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में उन्होंने जीता। 2015 में उन्होंने विंड्स ऑफ संसारा के लिए जीता था, और अब की बार जो है 2023 में ये डिवाइन टाइड्स जो हैं तो उसके लिए उन्होंने जीता है। और ये पूरा वासुदेव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली पर एक बेस्ड एल्बम है। और इसी के साथ रिकी केज का एक दूसरा भी रिकॉर्ड है, इज़ द यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू हैव वॉन ए ग्रामी अवार्ड एंड ओनली द 4th इंडियन टू विन ग्रामी अवार्ड। और ग्रामी जो है वो व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक का ये ऑस्कर है, आप समझ लीजिए। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है अश्विनी कुमार चौबे जी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बताया कि भारत में जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हमारे देश का, उसका 24% यानी कि 8,09,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हैं ये फॉरेस्ट और ट्री कवर में आते हैं। इन द सेंस कि यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर है। बेसिकली 24% जितना हमारे देश का एरिया जो है वो फॉरेस्ट कह सकते हैं आप इसको। ऐसा सरकार ने बताया है कि ये क्लियरली इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है उसमें है। और जो 2019 का रिपोर्ट है उससे 2261 किलोमीटर
ज़्यादा हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि द गवर्नमेंट ऑल्सो सेड द कंट्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड electric power installed capacity stood at 174 gigawatts as of December last year। मैंने आपको बताया था ना कि ये 175 गीगावाट वाला टारगेट जो है ना वो हम अचीव नहीं कर पाए, उसमें सिर्फ एक ही गीगावाट हम कम हैं। 174 गीगावाट ये दिसंबर लास्ट यानी कि दिसंबर 2022 तक हम इतना जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करता है। ड्रोन ट्रेनिंग की बात करें तो 44 ट्रेनिंग स्कूल्स जो हैं उनको अप्रूवल मिला है। ये ऐसी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जहां पर ड्रोन उड़ाने वालों को ट्रेन किया जाएगा और उनकी स्किल्स जो है उनको अपग्रेड की जाएगी। अभी तक इस ऐसी स्कूल्स जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, तो ट्रेनिंग स्कूल्स में से 2520 पायलट्स हैं, तो इनको सर्टिफाई किया गया है। और 56 ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज ने जो अप्लाई किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए, तो 56 ऐसे एप्लीकेशंस मिले हैं, तो उनको भी एनालाइज किया जा रहा है और आने वाले समय में ग्रीन सिग्नल भी शायद इनमें से बहुत सारी कंपनीज को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करें तो 123 लाख हाउसेस जो हैं वो सैंक्शन किए गए और इसमें से 68 लाख हाउसेस को बनाए भी गए और डिलीवर भी कर दिए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए अप्रूव किए हैं। इसको एक और साल के लिए एक्सटेंड किया गया है और इसमें 1.36 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं। एंड आने वाले समय में बाकी के जो घर हैं वो बनाए जाएंगे और फिर लोगों को, गरीब लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में ये स्टार्ट की है और फ्रूट इंडस्ट्री जो है वो इससे बदल जाएगी, इसमें एक नई क्रांति आएगी। हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम जो है तो ये प्रोडक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस आप समझ लीजिए मिलकर काम कर रहे हैं। उसका गोल यही है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक सेल्फ रिलायंट बायो इकोनॉमी बनाना। और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में फ्रूट्स को बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनको उगाया जाएगा। और दिस इज़ द न्यूएस्ट थिंग। ये प्रोजेक्ट जो है ये प्लांट टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, टिश्यू कंट्रोल लैब्स, वायरस इंडेक्सिंग लैब्स, ये सारी चीज़ें इसमें क्रिएट होगी। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। 200 जितने नए एंटरप्राइजेस जो हैं वो बनाए जाएंगे, नर्सरीज, राइट, और लगभग 25,000 जितनी जॉब्स जो हैं वो जनरेट होगी। ऑस्ट्रिया, यहाँ पर एवलांचेस हुए और इसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है। और ज़्यादातर एवलांचेस जो हैं वो जब हवाएं तेज़ चल रही होती हैं और स्नोफॉल जब होता है तब ऐसी सिचुएशन होती हैं। अलर्ट के बावजूद भी, हाई अलर्ट के बावजूद भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहाड़ों में गए और इसकी वजह से लोगों की मृत्यु, 8 लोगों की मृत्यु हुई है ऑस्ट्रिया में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा। एक सोनम है दिल्ली की, राइट, तो स्टिपल चेज में 200 मीटर में 200 मीटर में आई सेड 200 मीटर 200 मीटर में स्टिपल चेज में नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है 6.45.71 मिनट्स, राइट, यानी कि 6 मिनट्स 45 सेकंड एंड 71 माइक्रो सेकंड्स। और सिद्धार्थ चौधरी जो राजस्थान से हैं तो शॉर्ट पुट में 21.04 मीटर का रिकॉर्ड क्रिएट किया है। सुप्रीम कोर्ट एक लॉयर हैं जिनको मद्रास हाई कोर्ट के लिए जज के तौर पर मीन्स रिकमेंडेशन तो क्या मीन्स उनका अप्रूवल भी आ चुका है सरकार से। तो एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। ये जो एडवोकेट है इनका नाम है विक्टोरिया गवरी और उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ हेट स्पीच दी थी। तो इस चीज़ को लेकर कुछ ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो हैं वो सीजीआई को मिलने के लिए गए और कहा कि देखिए इनको आप मद्रास हाई कोर्ट का जज बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। तो अब इसको एनालाइज किया जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो शायद उनको फिर एलिवेशन ना मिले। नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर ने अपने कोच पर आरोप लगाया है कि उनका रेप किया गया, ब्लैकमेल किया गया। एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई है। ये जो कोच हैं, ये अभी एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि ये कोच जो है इसने नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर जो हैं
तो उसका रेप किया और उसके ऐसे फोटोग्राफ्स अपने पास रखे और फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। और 2018 में ये जो नेशनल कंपटीशन में ये जो प्लेयर ने पैसे जीते तो उसमें से 43.5 लाख रुपीस जो हैं इसको इसने मांगे इससे और ट्रांसफ़र भी किए गए इस महिला प्लेयर के द्वारा, ताकि ये व्यक्ति जो है उनके फोटोग्राफ्स को ऐसे सोशल मीडिया में ना डालें। इंडिया और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग हुई, इंडो पैसिफिक को लेकर, ट्रेड को लेकर बातचीत हुई, राइट। एंड ये जो मीटिंग है, ये विजिट है, ये कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत की यात्रा पर हैं। तो ये विजिट बेसिकली दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप जो है वो टूट गए थे, टर्बुलेंट हो चुके थे, तो इसको फिर से रीसेट करने की एक कोशिश है। कनाडा ने अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ किया है और इसमें चाइना का नाम लिखा गया है और कहा है कि भारत और कनाडा जो है वो डेमोक्रेसी है, प्लूरलिज्म चलता है यहाँ पर, राइट, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक जैसे मैंने आपको बताया रिलेशन को रीसेट करने का प्रयास है, विच इज़ अ गुड थिंग। और दोनों जो हैं वो EPTA यानी कि अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो 2023 जो है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को एक नई दिशा में ले जा सकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।